हेलो एवरीवन। आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 का पहला पार्ट यूनिट 1 जो कि है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा पार्ट है डिस्पर्जन। ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें अपन ये सारी चीजें सीखेंगे। मीन, मीडियन, मोड, कौन कौन से मीन होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। छोटी कक्षा में पढ़ के आए तुम लोग मीन, मीडियन, मोड वगैरह, ठीक है। यहाँ पर भी पढ़ोगे क्या फर्क रहेगा, कैसे आएंगे क्वेश्चन, ये सब बताता हूं। सबसे पहले समझा दूं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये जो वर्ड है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करो। क्या मतलब है मेजर करने का? मतलब कैलकुलेट करो। किसे कैलकुलेट करो? ऐसा बोलना चाहिए ना चैप्टर को, मेजर ऑफ मीन, मीडियन, मोड, या कैलकुलेट ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड, है ना। ये तो लिख रहा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करो। क्या मतलब है इसका? ध्यान से सुनना। तुम लोगों को इस चैप्टर के पहले, चैप्टर नंबर 13 के पहले पार्ट में, सैम्पलिंग तो दूसरा पार्ट था, तो चैप्टर नंबर 13 के जो पहला पार्ट है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर तुम्हें क्या पढ़ाया गया? उसके अंदर तुम्हें पढ़ाया गया डायग्राम्स अलग अलग तरह के, जिसमें एक पढ़ाया गया फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व में पढ़ाया गया एक होता है बेल शेप कर्व, एक होता है यू शेप कर्व, यू शेप, बेल शेप, जे शेप, मिक्स्ड फॉर्म, इनवर्स जे, ठीक है। ऐसे कई सारे कर्व बताए गए वहां, ठीक है। उसमें से एक कर्व बनाया गया बेल शेप। तो बेल शेप के बारे में चैप्टर नंबर 13 के अंदर तुम्हें कुछ बातें बताई गई। का यूनिट बनेगा ये रहा। चैप्टर नंबर 13 में बेल शेप के बारे में तुम्हें कुछ बातें बताई गई। तुम्हें बोला गया कि बेल शेप कर्व जो होता है वो क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ये आ गए कर्व, यू शेप, ये बेल शेप, ये रहा बेल शेप कर्व। इसके बारे में तुम्हें बोला गया बेल शेप कर्व के बारे में, मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जो ज्यादा कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो कौन से होते हैं? ठीक है। विच एज सजेस्टेड बाय द नेम ऑलमोस्ट लुक लाइक, पूरा बताया, हाइट, वेट, मार्क्स, प्रॉफिट, सबके अंदर तुम्हें बेल शेप मिलेगा। मतलब क्या कि अगर मान लो मैं तुमसे ऐसे बोलूं, मैंने तुम्हें इसमें एग्जांपल दिया था। मैंने तुमसे ये कहा कि अगर मान लो अपन किसी स्कूल में जाए तो वह नर्सरी से लेके 12th तक के बच्चे होते हैं। नर्सरी के जनरली बच्चों की जो हाइट होती है वो 2.5 से 3 फीट होती है। तो अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि 2.5 से लेकर 7 फीट तक के बच्चे स्कूल के अंदर, तो मैंने ग्रुप बना दिया 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4, 4 से 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 4, 7, 6.5, 7, ठीक है। ये अपन ने ग्रुप बना दिए। मैं अगर तुमसे ऐसे बोलूं इसमें से कोई भी 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, फिर अपन स्कूल में जाएंगे। तुम्हारे सेलेक्ट करे हुए ग्रुप के बच्चे अगर ज्यादा मिले, ठीक है, तो तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। तो क्या तुम लोग ये एक्सट्रीम वाले सेलेक्ट करोगे या तुम ये 6.5, 7 वाले सेलेक्ट करोगे? कोई ये सेलेक्ट करेगा कोई बच्चा? तुम्हारा मानना क्या होगा कि सर 2.5 से 3 वाले बच्चे बहुत कम होंगे, क्योंकि वो नर्सरी में ही खत्म हो गए होंगे सारे के सारे। नर्सरी के कुछ बच्चे 3 तक या उसके ऊपर जा रहे हो शायद, ठीक। तुम क्या बोलोगे? सर 6.5 से 7 वाले बच्चे तो बहुत रेयरली, कोई एक मिला तो मिला, 1-2 मिले तो मिले पूरे स्कूल के अंदर। तो कोई भी ये वाली हाइट सेलेक्ट करेगा क्या? अब जनरली तुम लोग जो सेलेक्ट करोगे हाइट कौन सी करोगे? कोई बोलेगा सर हम 2 ग्रुप सेलेक्ट करने में, एक तो 5 से 5.5 कर लेंगे, कोई 5 से 5.5, 5.5 से 6 कर लेगा, कोई 4.5 से 5, 5 से 5.5 कर लेगा, कोई ये दोनों सेलेक्ट कर सकता है, कोई ये दोनों सेलेक्ट कर सकता है, कोई ये दोनों सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। जनरली हम लोग कौन से ग्रुप सेलेक्ट करते हैं इतनी पूरी लिस्ट में से? जनरली सेंटर के नंबर। तो हमारा मानना क्या है कि हर चीज के अंदर एक टेंडेंसी होती है। क्या होती है? टेंडेंसी। कि भीड़ भाड़ ज्यादा कहां मिलेगी तुम्हें? सेंटर वाली जगह पे। कौन सी जगह पे भीड़ भाड़ ज्यादा मिलेगी? सेंटर वाली जगह पे। तो सेंटर वाली जगह में ज्यादा भीड़ भाड़ यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण हम ये बोलते हैं कि अधिकतर डिस्ट्रीब्यूशन की टेंडेंसी है
अधिकतर डिस्ट्रीब्यूशन की क्या टेंडेंसी है कि सेंटर वाली जगह पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। भीड़ भाड़ का मतलब इन हाइट के बच्चे ज्यादा पाए जाएंगे। अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूं तो ये वाली हाइट के बच्चे पूरे स्कूल के अंदर 10 है, ये वाली हाइट का एक ही बच्चा है, ये वाली हाइट के 5 बच्चे हैं, तो ये वाली हाइट के तुम्हें सबसे ज्यादा बच्चे मिलेंगे। मान लो ये मिल रहे हैं 100, ये 108, ये 110, ऐसे ज्यादा ये वाले हाइट के ज्यादा बच्चे मिलेंगे। ठीक है, 98, ऐसे ये वाले हाइट के बच्चे ज्यादा और ऊपर वाले नीचे वाले के कम। तो ज्यादा भीड़ भाड़ तुम्हें कहां देखने को मिलेगी? सेंटर पे। ये अधिकतर डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होती है? टेंडेंसी होती है। ठीक है, इसीलिए मीन मीडियन मोड के अंदर अपन ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जो ये वाली टेंडेंसी का होता है, सेंटर वाली। ठीक है, तो नंबर सेंटर से आए हुए नंबर हो। जैसे मीडियन तो बिल्कुल शुद्ध, मीडियन तो इतना शुद्ध होता है कि सेंटर का ही नंबर निकालता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही क्या रख दिया? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को हम मेजर करेंगे। ठीक है, टेंडेंसी मतलब आदत होती है डिस्ट्रीब्यूशंस की कि सेंटर में ज्यादा भीड़ भाड़ हो, ये पाया जाता है अधिकतर केस में। ठीक है, चलो, तो चैप्टर का नाम रखा गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डिस्पर्जन आएगा। अब वापस आते हैं। इस चैप्टर के अंदर अपन ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत कुछ थियरी से कर देता है, देखते थियरी कुछ काम की है क्या। इन मेन या केस कई सारी जगह तुम्हें जैसे हाइट वेट, वही नाम आ गए सारे जो हमारे यूज किए थे, हाइट वेट मार्क्स वगैरह। हाइट वेट मार्क्स प्रॉफिट वेज एंड सो ऑन। इट हैज बीन नोटेड दैट स्टार्टिंग विद रेदर लो फ्रीक्वेंसी द क्लास फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली इंक्रीज। लो से शुरू होती है, धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम पे आती है, फिर धीरे धीरे कम होकर वापस लो पे आ जाती है। ठीक है, मैक्सिमम पे जाती है, मैक्सिमम के सेंट्रल पार्ट पे, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे गिरते गिरते मिनिमम वैल्यू पे आ जाती है एट द एंड, एंड पे वापस मिनिमम पे आ जाती है। दस सेंट्रल टेंडेंसी में भी डिफाइन। अब सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन दे रखी है। सेंट्रल टेंडेंसी उस टेंडेंसी को बोलते हैं, टेंडेंसी ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू क्लस्टर अराउंड अ सिंगल सेंटर और मिडिल वैल्यू। क्लस्टर ग्रुप बनाकर बैठे सारे लोग, मतलब अधिकतर भीड़ भाड़ कहां पाया जाएगा? सेंटर वैल्यू पे पाया जाएगा, सेंटर में जो वैल्यू है। ठीक है, एंड द सिंगल वैल्यू। ऐसे ही वेट की बात कर लो भाई, वेट के अगर मैं ग्रुप बनाऊं कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 किलो, 50 से 60 किलो, 60 से 70 किलो, 70 से 80, 100 से 110, ठीक है, 110 से 120, तो तुम्हें सेलेक्ट करने का बोलो तो तुम 10 से 20 या 20 से 30 वाले सेलेक्ट करोगे क्या? तुम 100 से 110, 110 से 120 वाले सेलेक्ट करोगे क्या? अगर 100 किलो का भी कोई होगा तो कितने बच्चे होंगे? भर भर के तो नहीं, 200-300 बच्चे होंगे 100 किलो के। समझ रहे हो तुम लोग? तो तुम्हारा मानना क्या होगा? सर 100 से 110, 110 से 120 वाले बच्चे बहुत कम पाए जाएंगे, 10 से 20 किलो वाले बच्चे बहुत कम पाए जाएंगे, अधिकतर बच्चे कहां पाए जाएंगे? सेंटर वाले। ठीक है, तो सेंटर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। फिर क्या बोलता है, देखो ये सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग बता रखा है, बुक हो तो टिक लगा लेना इस पे। टेंडेंसी ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू क्लस्टर अराउंड अ सिंगल सेंट्रल और मिडिल वैल्यू एंड द सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द सिंगल गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब दो खूबी होती है इसके अंदर। जैसे मैं मीन की बात करूं तो मीन में तुम्हें दो खूबी मिलेगी। क्या? कि एक तो सेंटर का नंबर है जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा है, पहली खूबी वो सेंटर का नंबर है जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा है, इसका नाम भी क्या दिया? सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, अगर एक वर्ड में मीन मीडियन मोड को बोला जाए एक वर्ड में, तो इनको अपन एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेजेस। ये एवरेज है सारे के सारे, मीन मीडियन मोड। अब दूसरी बात बताओ मीन के बारे में। पहली बात क्या बताई? मीन एक ऐसी वैल्यू है जो जनरली सेंटर से आती है जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। और दूसरी बात क्या है मीन के बारे में? मीन पूरी सीरीज की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? इसीलिए तुम किसी को रिजल्ट बताते हो तो उसमें अपनी परसेंटेज बताते हो। सिर्फ एक परसेंटेज वाला एक अमाउंट जो परसेंटेज होती है वो पूरे रिजल्ट को बता देता है। तुम ऐसे शुरू नहीं हो जाते पागल की तरह, कोई पूछता रिजल्ट क्या है, तुम शुरू हो गए अकाउंट्स में इतने, बीएसटी में इतने, इको में इतने, इसमें इतने, फिर आगे बढ़े क्या नंबर क्या है तेरे, क्या रिजल्ट रहा, रिजल्ट इधर आओ, अकाउंट्स में इतने, बीएसटी में इतने, इको में इतने, शुरू हो गए पर्चे छपवा के घूम रहे,
कोई पूछा रिजल्ट क्या है, पर्चा पकड़ा दिया, ये देखो ये हमारा रिजल्ट है। मैं घर में कितने मेंबर है आपके, उनके लिए भी ले जाओ, प्रसाद बट रहा है, ठीक है। ऐसा थोड़ी करेंगे अपन, शुरू हो गए पागल की तरह अपन लेकर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, हम लोग किसी को भी रिजल्ट बताएंगे तो क्या बोलेंगे उसको कि हमारा इतनी परसेंटेज आई, वो अकेली परसेंटेज है, पूरे रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्रेजेंट। इसलिए मीन मीडियन मोड ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। याद है ये वर्ड, कौन सी वैल्यू है? तो देखो दो बात बोली सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। सेंट्रल टेंडेंसी में भी डिफाइंड द टेंडेंसी ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू क्लस्टर अराउंड अ सिंगल सेंटर और मिडिल वैल्यू, पहली बात। फिर एंड करके दूसरी बात बोल रहा है, द सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट रिप्रेजेंट द given set of observation is described as a measure of central tendency or location or average। कितने नाम से बुला सकते हो तुम लोग? एक तो क्या बोल सकते हो, मेजर ऑफ, या फिर ठीक है, या तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालना, या लोकेशन निकालना, या एवरेज निकालना। लोकेशन मतलब जगह, कहां पर है वो, किस लोकेशन पे, उसका लोकेशन क्या है, ठीक है। जैसे मीडियन का लोकेशन क्या होता है, बिल्कुल सेंटर, ठीक है। अगर वैल्यू जमा रखी हो अपन ने तो बिल्कुल सेंटर की जो वैल्यू है, मगर वैल्यू भी कैसे जमाई हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में, या तो बिल्कुल सेंटर की वैल्यू मीडियन होती है। अब ये जनरल बात है, पता ही होगा तुम्हें मीन मीडियन मोड के बारे में, ठीक है। अपन फिर भी सीखेंगे यहाँ पर, भले तुम्हें आता ही हो मीन मीडियन मोड निकालना, फिर भी अपन देखेंगे, किसी को ना आता हो तो। Hence it is possible to condense a vast mass of data। इतने बड़े डेटा को तुमने सिर्फ एक वैल्यू में समा दिया है ना। पूरे रिजल्ट के लिए क्या बोल रहे हो, सिर्फ एक परसेंटेज, एक परसेंटेज पूरे रिजल्ट को बता देता है, यानी एक परसेंटेज पूरे ही रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वास्ट मास ऑफ डेटा को कंडेंस कर दिया, ठीक है। वास्ट मास ऑफ डेटा को एक सिंगल वैल्यू में कंडेंस कर दिया, ठीक है, समा दिया। अ कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स हाई एवरेज प्रॉफिट। आज एक कंपनी की पहचान भी किससे होती है, उसके हाई एवरेज प्रॉफिट से। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की पहचान उसके बच्चों के आए हुए एवरेज मार्क्स से होती है, एवरेज रिजल्ट से होती है, ठीक है। चलो, फर्दर मोर द सेंट्रल टेंडेंसी आल्सो इन प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। भाड़ में जाओ, मतलब ये कह रहा है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की अगर अपन सेंट्रल टेंडेंसी निकाल तो अपन कंपेयर कर सकते हैं। जैसे शेयर की अगर मैं प्राइस निकालूं तो ये वाले शेयर की एवरेज प्राइस इतनी है, और रिलायंस के शेयर की एवरेज प्राइस इतनी होती है, टाटा के शेयर की एवरेज प्राइस इतनी होती है, तो मैं कंपेयर भी कर पाऊंगा, ठीक है। जैसे दो बच्चों के परसेंटेज लेके कंपेयर किया जाता है, तभी तो रैंक दी जाती है। अरे आज मैं इसको फर्स्ट रैंक दे रहा हूं, किसी को सेकंड दे रहा हूं, ऐसे काहे को कर रहा हूं? ऐसे ही मैंने आग बंद करके लिख दिया 1 2 3 ऐसे गिनती लिख दी। क्या किया मैंने, परसेंटेज के बेसिस सबको कंपेयर किया, तो ये कंपेरिजन में काम आता है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। जिसको सबसे हाईएस्ट परसेंट उसको कौन सी रैंक, फर्स्ट, जस्ट उससे कम वाले को सेकंड, उससे कम वाले को थर्ड। तो जितनी परसेंटेज आई, अब परसेंटेज के बेसिस पे रिजल्ट को कंपेयर किया जाएगा एक दूसरे के रिजल्ट को, ठीक है। घर वाले ही बोलते ना, क्या रे तेरी 70% आई, वो देख शुक्ला जी का बेटा 95% लेकर आया, है ना। परसेंटेज के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। फिर तुम्हें बुरा लगता है शुक्ला जी का बेटा क्यों आ जाता है बीच में, हर चीज में कंपेयर। तुम्हारे घर वाले बोलते क्या करेगा, तुम बोले बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, यूट्यूबर। देख शुक्ला जी का बेटा सीए कर रहा है, यूट्यूबर बने पागल, ठीक है। चुपचाप से सीए कर ले, जबरदस्ती कोई आ गया हो तो चले जाना, ठीक है। और भी तरीके होते हैं पैसे कमाने के, ठीक है। क्या जैसे जबरदस्ती आएगी? आओ अब चैप्टर पढ़ने से पहले ओवरव्यू नहीं, पूरा मीन समझा दूं अभी, ओवरव्यू देता हूं क्या, बस मेन चैप्टर को पढ़ाऊंगा। चलो मीन निकालना सीख रहे हैं। मीन निकालना है मेरे को। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। सारी वैल्यू को ऐड किया, 150 आया, 150 डिवाइड बाई एन, 1 2 3 4 5। हाँ समझा रहा हूं भाई, ध्यान से अच्छे समझना। ये मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आया, ये है इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज? अब यहां से आगे बढ़ू, ये किसी को टिपिकल लगाओ बहुत भारी, सर क्या कर दिया आपने, ये समझ में आ गया ये अच्छे से? हाँ बढ़ जाओ आगे, कोई सवाल वाल तो नहीं है, हो तो पूछ लेना। हाँ
वहां बच्चे पूछ रहे थे ये 150 कैसे आए। ठीक है, कोई भी सवाल हो तो पूछना भाई, क्षमा चाहता हूँ, तुम पूछो ना मुझसे। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हें ये चीजें आती होगी, इसलिए थोड़ा अपन स्पीड से जा रहे हैं, है ना। अब दूसरा डिस्क्रीट सीरीज में आते हैं। 10, 20, 30, 40, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यूज को एक्स बोलते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी दो, ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब मीन निकालने का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या बात है यार, ज्ञानी हो तुम साल। बाहर जगह एफ आई और एक्स आई, ठीक है, अपन तो देसी शुद्ध लोग। आ जाओ, एफ आई एक्स आई बाद में खेलेंगे, अभी खिलाऊंगा तुम्हें, सारे गेम खेलेंगे। चलो पहले तो एफ एक्स कर लेता हूं। एफ एक्स करने के लिए एफ और एक्स को इंटू करते हैं। देखो बेटा बता देता हूं, एफ और एक्स को इंटू करना है, 10 टू सा ऐसे आया 20, ठीक है। हो गया भाई, कोई भी डाउट नहीं कि क्या भयंकर चीजें पढ़ा रहे हो सर, ऐसी भी चीजें पढ़ाओगे क्या, नहीं ना। अब आते हैं इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज। अब पता ही है तुम्हें कंटिन्यूअस सीरीज। ये एक्स और एफ दे रखा है। एक बात और बता दूं, अरे वाह यार, तुम चाहो तो सिग्मा एफ को एन भी बोल सकते हो। जब मैंने तुमसे पूछा कि किसी बच्चे को 10 मार्क्स आए, किसी को 20 मार्क्स आए, बताओ कितने बच्चे, तुमने कहा सर 1 2 3 4 5 बच्चे। अगर मैं तुमसे पूछूंगा यहाँ कितने बच्चे, तुम ऐसे बोलोगे सर 1 2 3, यहाँ तो 4 ही बच्चे। अरे भाई ये लिखने का तरीका अलग हो गया। अब यहाँ 10 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे थे, तो मैंने 10 को 2 बार ना लिख के उसके सामने 2 लिख दिया। समझ लो बात। यहाँ पर अगर 10 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे होते तो मैं 10 के नीचे भी 10 लिखता। कौन सा समझ में आ रहा है? हाँ, कोई दिक्कत हो तो 10 के नीचे 10 लिख के बता दो एक बार, नहीं ना। तो यहां अगर तुमसे पूछा जाए कितने बच्चे, तो तुम क्या बोलोगे? देखो सर आप कह रहे हो 10 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे, 2 तो ये हो गए, एक बच्चा ये हो गया, तो 3 तो यही हो गए। 30 मार्क्स लाने वाले 4 बच्चे, 3 और 4 मैंने कहा 7, 7 और 3 के 10, सर 10 बच्चे हो गए। तो यहां बच्चे पूछू कितने हैं, तो तुम ऐसे तो बोलोगे 1 2 3 4, समझे। तो यहां एन निकालने का तरीका क्या है? इन सारे नंबर को ऐड करके एन निकाला जाए, ठीक। अब एक कमाल की बात देखो, एन यहां पर भी लिखा, एन यहां पर भी लिखा, एक स्मॉल लिख दिया, एक कैपिटल लिख दिया, फर्क है। हाँ आओ ये फर्क समझाता हूं क्या है। इसके पहले अपन एक चैप्टर पढ़े सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में बड़े एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कितनी आइटम्स है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन 50 हो, कितनी हो? 50। पॉपुलेशन अगर 50 है तो कैपिटल एन लिखेंगे 50। सैंपल ले रहा हूं 4, तो स्मॉल एन लिखूंगा 4। पॉपुलेशन साइज को कैपिटल एन, सैंपल साइज को स्मॉल एन। ये पिछले वाले चैप्टर में बोलते थे। इस चैप्टर में क्या होगा, इंडिविजुअल सीरीज के जो नंबर ऑफ आइटम है, ठीक है, इसके लिए स्मॉल एन यूज करता है। और डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, एन निकालने के लिए हम लोग इसको ऐड करते हैं, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ को वो कैपिटल एन बोलता है। ये फर्क है बस। यानी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में अगर एन का यूज किया जाएगा, इन दो सीरीज में एन का यूज किया जाएगा, कौन से वाले एन का यूज किया जाएगा? कैपिटल एन का। वहां स्मॉल कैपिटल का मतलब अलग था सैंपलिंग में। कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज, स्मॉल एन सैंपल साइज। यहां पर स्मॉल एन इंडिविजुअल सीरीज में यूज किया जाता है और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में कैपिटल एन यूज किया जाता है। किसकी जगह पर?
सिग्मा एफ की जगह पर। यानी एक मिनट मेरी बात सुन लो, सही है? चलो ये हो गया अपना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ आते हैं, अब यहाँ मीन निकाल लेंगे। हाँ, कोई डाउट? और लिखना ही का कोई ऑप्शन आएगा मतलब। चल आते भी यहाँ पर, ठीक है, बाकी मस्ती बाद में। मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। लिखने पढ़ने वाली बात तो छोटी कक्षा के बच्चों को बताते, ठीक है? तुम्हारा तो मतलब ही लिखाई पढ़ाई से, तुम्हारा काम सिर्फ दिमाग चलाना है, सिर्फ दिमाग चलाओ, ठीक है? वो गलती से आ गए हो फाउंडेशन में, तुक्का मारो। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं एक्स और एफ को इंटू करो, हो जाएगा? तुम बोले हाँ सर कैसे कैसे नहीं होगा, देखो 2 0 0, 10 2 20, 0 to 20 लपड़ पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है? 0 to 20 ऐसे हरकतें मत करना, ठीक है? इंटू ही नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक चीज सीखी है मिड वैल्यू, पिछले चैप्टरों में, तो मैं मिड वैल्यू निकाल लूंगा इससे, और मैं मिड वैल्यू को भी एक्स ही बोलूंगा, क्योंकि मिड वैल्यू असल में है क्या, एक्स का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, एक्स की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। तो 0 to 10 की मिड वैल्यू आएगी, और मिड वैल्यू का फॉर्मूला है 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 10 + 20 यानी कि 30 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा आया 50। हाँ हाँ, घर पे बैठ के है ना पूरा 45 50 लिखता रहना जब तक मम्मी ना रोके तेरे को, ठीक है? पूरी 2-3 कॉपी भर देना लिख के। अब f और x इंटू करेंगे, 5 2 जा 230। क्या बात कर रहे कोई डाउट हो तो बोलो। सीख गए सारी सीरीज? पक्का? अब मैंने मीन से कहा, मैंने कहा यार ये जो नंबर है ना जो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, या यहाँ पर जो नंबर है, तो ये नंबर क्या है, बड़े बड़े नंबर है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आता है, मेरे को टेबल ही नहीं पता, मेरे को 25 की टेबल थोड़ी आती है, ठीक है? मैंने मीन से बोला, मैं कहा मेरे को दिक्कत आती है मल्टीप्लाई करने में, ठीक? मीन ने बोला कैलकुलेटर है तो दे तेरे पास। चलो अभी अपन कौन सी क्लास में है? 11 क्लास में। कौन सी? अपने पास कैलकुलेटर है क्या? नहीं है ना? अब तो टाइम लगेगा भुवनेश्वरी, ठीक है? तो अब क्या करेंगे अपन, बिना कैलकुलेटर के अपन कैसे करेंगे, मेहनत लगेगी। अब तो ऐसा बोलना हाँ सर 25 तो ऐसे इंटू कर लेगा कोई भी, अरे वो बहुत बड़े वाले बच्चे होते हैं वो, ठीक है? उनको प्लस करने में दिक्कत आती है, मल्टीप्लाई कैसे कर लेंगे, उनकी तो ऐसे हालत खराब होती है। अब जो धुरंधर बच्चे आ रहे जेएनजी, खतरनाक आ रहे बिल्कुल, ठीक है? तो सही कह रहा हूँ, अभी बहुत खतरनाक बच्चे आ रहे हैं जिनको 20 डिवाइड बाय 10 बोलना तो करने बैठ जाते हो, 10 फिर या 20 वो करने बैठ जाते डिवाइड, उनको पता ही नहीं 0 से 0 कट जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा भी कोई तरीका बनाया है। तो अब हमने मीन से कहा भाई हमें ये है ना मल्टीप्लाई वगैरह करने में थोड़ी दिक्कत आती है, हमारे लिए कुछ कर, तो मीन ने कहा ठीक है तुम्हें एक तरीका बताते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको दोबारा मेरे को अगले पेज पे लिखना पड़ेगा, कॉपी वॉपी करने का कोई तरीका नहीं है। क्या कर दो बेटा इसको? नहीं मेरे को फोटो वगैरह लेना हो तो नहीं ले सकते, छोड़ो, चलो बाहर में जान दो, बाहर में जान दो। चलो तो मीन ने मुझसे कहा एक काम करो सर, आप है ना जो x की वैल्यू है ना इसको छोटा बना दो। मैं कैसे छोटा बनाऊं? बोला सर छोटा बनाने के क्या मैथमेटिक्स के अंदर दो साइन है, एक है माइनस एक है प्लस, है ना? माइनस बोल दो, उल्टा प्लस ही बोला करो, भले वो छोटा ना बनाए, अपन को तो प्लस ही बोलना है,
अपन तो यही सीखे जीवन में, एक है माइनस और एक है माइनस और एक है प्लस। क्वेश्चन तो सुन लिया करो, तुम्हारा जवाब तैयार रहता है। अब मैं अगला यही बोलूंगा, इनको बोलो क्वेश्चन तो पूछ रहा है इनको। मैं बेटा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एबीसीडी में से बताना है क्या। क्वेश्चन ये था बी बी बी, अरे क्वेश्चन तो सुन ले भाई। बी आ जाओ, यहां पर अपन निकालेंगे एक्स में से कोई वैल्यू माइनस कर देंगे, उस वैल्यू को नाम देते ए। ए मतलब अज्यूम मीन, ठीक है। अब कोई भी एक वैल्यू ले लो ए, ये इनमें से कोई भी एक वैल्यू, जैसे अपन ने 15 ले ली, अपन ने 15 ले ली ए को, ठीक है। तो अपन x में से a माइनस करके देखते हैं क्या वैल्यूज छोटी होती है क्या। जैसे 5 माइनस 15, 15 माइनस 15, देखो 15 बिल्कुल जीरो ही बन गया। 25 बन जाएगा, कब छोटा होकर 10, 35 बन जाएगा छोटा होकर 20। इसको नाम दे देंगे, इसको नाम देना कुछ, तो इसको नाम दे देंगे डी। डी का मतलब डेविएशन डिफरेंस, डेविएशन यानी डिफरेंस। 5 और 3 में कितना डिफरेंस है, 2 का, माइनस करके डिफरेंस आता है, तो डेविएशन मतलब माइनस करना। तो मैंने x माइनस ए कर दिया। किसी को भी डाउट हो तो बोलो, पक्का सारे बोलो आगे। हमने कहा मीन से, मैंने कहा यार ये नंबर भी है ना थोड़े बड़े नंबर है, और छोटा बना देना इसको। मीन ने कहा यही बढ़े गया, चलो अब डिवाइड का यूज कर लेते। अब अगला साइन का यूज करेंगे, और अब डी को और छोटा बनाएंगे, तो डी डिवाइड बाई एक नंबर ले लेंगे, उसको सी या आई कुछ भी बोल दो, तो आई बोल दो, सी बोल दो। आई मतलब क्लास इंटरवल, सी मतलब भी क्लास इंटरवल, क्लास लेंथ इंटरवल सब एक ही है ना। तो अपन ने चलो सी आई बोल दिया, उसको सी बोलना हो तो सी बोल दो, ठीक। अब इसको नाम देंगे अपन डी डैश, अपन डी डैश नाम देते हैं इसको वहां पर, ठीक है। और आई मतलब देखो बेटा कितना है क्लास इंटरवल, क्लास लेंथ कितनी है 10 10 की लेंथ है ना। 0 10 में कितना गैप है, गैप 10 का, 10 से 20 में कितना गैप है, सब में बराबर 10 का गैप है, बराबर है। तो यहां पर ले लेंगे 10। अब 10 डिवाइड बाई 10, अब मुझसे मीन ने कहा कि यार अब तो 1 2 3 गिनती बना दी, अब तो कर ले भाई, अब मत बोलियो क्या, ये भी बड़े नंबर है इसको छोटा बना, ठीक है। मीन को गुस्सा आ जाएगा, लपड़ लपड़ दे लेगा। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन f और x को इनटू करते थे, लेकिन अपन ने x को छोटा बनाकर d को बना दिया, d को d डैश बना दिया। अब x के सारे काम कौन करेगा, d डैश करेगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर x का काम x ही करे, x का काम अगर x ही करे तो छोटा काय को बनाया फिर अपन, ठीक है। तो अब x का काम d डैश करेगा, तो अपन लिखेंगे अब f d डैश। भाई अपन क्या करते थे, f x निकाल देते, अब नहीं निकालेंगे, अपन निकालेंगे f d डैश, ठीक है। ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 15 0 जा 25 1 जा, अरे सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहा हूँ, सही गलत कर रहा हूँ, गलत कर, अरे गलत मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एफ और डी डैश को इनटू करना है ना, चलो 1 और 2 को करना है, 2 1 जा 1 0 जा 4 1 जा 3 2 जा, क्या बात है यार, तुम नहीं बता दो, मैं लिख ही नहीं पाता। चलो ये आया 8 आया, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला, भाई मैंने पहले ही बोल दिया, अभी एक्स का काम सारा काम कौन कर रहा है, डी। तो अब फॉर्मूला बताओ, सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ। अब एक्स का सारा काम डी डैश कर तो देगा, लेकिन तुम समझो एक्स की वैल्यूज अलग है, डी डैश की वैल्यू अलग है। इन वैल्यू के मीन और इन वैल्यू के मीन सेम हो सकते हैं क्या, फिर डी डैश कह रहा है मैं सारा काम करूंगा। अब तुमने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यूज को छेड़खानी कर दी, उसके साथ माइनस और मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी माइनस और डिवाइड कर दिया, छेड़ कर दिया ना, एक्स की वैल्यू को छेड़ दिया तुमने।
तो मेरा आंसर गलत आएगा फिर, क्योंकि मैंने वैल्यू सब दूसरी ले ली, तो दूसरा आंसर आएगा। एस की वैल्यू को छेड़ करके मैंने दूसरी वैल्यू बना दी, तो आंसर भी दूसरा आएगा। ठीक है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मुझे वही आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जिस तरीके से मैंने वैल्यूज को चेंज किया था अब उसका उल्टा कर दूंगा। मतलब मैंने ऊपर ये ए अज्यूम मीन को माइनस किया था सब में से, तो यहां पर क्या कर दूंगा, अज्यूम मीन प्लस कर दूंगा। आई को मैंने सारी वैल्यू में क्या किया था, डिवाइड, तो यहां पर आई को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। ये बन गया फॉर्मूला, स्टेप डिवीजन। समझ गए कैसे बना भाई? ये फॉर्मूला था मीन का, तो लेकिन चक्कर ये तुमने क्या ले लिया, एक्स की जगह डी डैश ले लिया। भाई मीन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तुमने सिग्मा एफ डी डैश ले लिया। अब डी डैश तुमने कैसे बनाया, एक वैल्यू ली तुमने, सब में से माइनस कर दी, यहां पर उसको प्लस कर दो, इफेक्ट खत्म हो जाएगा, खत्म, नलीफाई हो जाएगा, ये इफेक्ट हो गया खत्म। आई एक ऐसी वैल्यू थी जिसको तुमने सबसे डिवाइड कर दिया सारी वैल्यूज से, तो यहां पर आई को मल्टीप्लाई कर दिया, आई का असर भी खत्म। माइनस वाली को प्लस कर दिया, उसका असर खत्म कर दिया। ठीक, डिवाइड वाली को मल्टीप्लाई कर दिया, उसका असर भी खत्म कर दिया। अब असर खत्म होने से देखो होगा क्या, असर खत्म होने से ये होगा कि जब मैं 8 लेकर सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ क्या है, 10 से डिवाइड करता, अगर मैं यही लेता, सिर्फ यही लेता, तो मेरा 0.8 आता, जबकि मेरा आंसर क्या चाहिए, मेरे को 23 चाहिए। सही तो कर रहे हैं ना बस? ठीक है, मेरे को 23 चाहिए। ठीक, तो अब क्या करेंगे अपन, यहां ले लूंगा 15 और यहां ले लूंगा 10, तो देखते हैं क्या होता है। 10 से 10 गया, 15 और 8 मिलकर 23 हो रहा है क्या, देखो सेम आंसर है। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बना दिया। अब तुम मुझसे ऐसे बोलोगे, सर देखो एक चीज बताया आपको, मैं क्या बताओ, आपने क्या किया, सारी वैल्यूज में से, ये सारी वैल्यूज थी ना 5 5 15, सब में से माइनस किया है 15 को, तो आपने सर 4 बार 15 को माइनस किया है। मैंने कहा हाँ किया है। सर आप तो ऐड तो एक ही बार कर रहे हो, चीटिंग, 4 बार ऐड करो। ठीक है, मैंने कहा जिस नंबर में मैं ऐड कर रहा हूं, मैं उसको किससे डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं ना एफ से, 10 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक, तो जब अपन डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने में क्या होता है कि अगर मैं 12 महीने के 12 लाख कमा रहा हूं, तो जब मैं 12 लाख को 12 महीने से डिवाइड करूंगा, तो क्या आएगा, 12 लाख डिवाइड 12, 1 लाख पर 1 लाख मंथ का बन गया ना अपने अभी। हाँ, तो जब अपन किसी को भी डिवाइड करते हैं तो सिंगल पे आ जाता है, सिंगल वैल्यू हो जाती है, इसीलिए 15 को एक ही बार ऐड करेंगे। ऐसे नहीं इतनी बार लेस किया, लेस करके मल्टीप्लाई भी किया आपने, तो आप ऐसे करो, ऐसे नहीं होगा, सिंगल एक ही बार होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आपने डिवाइड करके उसको सिंगल पे कन्वर्ट कर दिया। कोई भी चीज डिवाइड होकर सिंगल पे आ जाती है। जैसे 12 लाख की इनकम अगर 12 महीने की है, तो जब डिवाइड होती है ना 12 महीने से, तो 1 लाख जो आएगा वो 1 महीने का अपने आप 1 का बन गया हो। ठीक है, तो कोई भी चीज डिवाइड होकर सिंगल पे कन्वर्ट हो जाती है, डिनोमिनेटर के सिंगल पे कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं 500 रुपए की 5 चॉकलेट लाया, तो जब मैं 500 रुपया डिवाइड बाय 5 चॉकलेट करता हूं, तो जो 100 रुपया आता है वो किसका आता है, एक चॉकलेट का। तो डिवाइड का काम समझ गए ना, डिवाइड किसी भी चीज को एक पे कन्वर्ट कर देता है, डिनोमिनेटर के एक पे, नीचे जो लिखा है ना उसके एक पे। तो 500 डिवाइड बाय 5 चॉकलेट इज इक्वल टू क्या आया आंसर, 100 रुपए की एक चॉकलेट पर चॉकलेट। ठीक है, चलो, इसलिए मैंने 15 को भी एक बार लिया, 10 को भी एक ही बार लिया, और इस तरीके से फॉर्मूला पैदा हो गया। 11वीं के बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई तुम्हारे पास कैलकुलेटर होता नहीं है, तुम्हारे लिए फॉर्मूला वरदान है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास कैलकुलेटर मतलब ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे पास, तुम तो कोई सी वैल्यू को कुछ भी कर सकते हो। ठीक, 12वीं के बच्चों को दिक्कत आती है। अब जैसे 12वीं के अंदर क्वेश्चन आया, सॉरी 11वीं के बच्चों को 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, फ्रीक्वेंसी लिखिए 18, 17, 24, 26, 21, उनके प्राण चले जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, उठा उठा के ले जाना पड़ेगा, इमरजेंसी हो जाएगा वहां पर सिचुएशन। ठीक है, उनको ऐसे पकड़ा देंगे,
इतना भारी मल्टीप्लाई दे दिया, उसे प्लस करने में दिक्कत आ रही है उनको, असेंडिंग ऑर्डर में खेल कर देते 11वीं के बच्चे, असेंडिंग डिसेंडिंग में माइनस के नंबर आ जाए तो अगर अपन लिख देंगे -15, -16, -10, वो बोलते -15 बड़ा है, -10 उससे छोटा है, ऐसी हालत होती है। ठीक है, तो या तो उनके प्राण चले जाते इसको देखकर। इसीलिए अगर वो fx यूज करने बैठ गए, fx, तो 1.5 × 18 मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, उनकी हालत खराब हो जाएगी। वो लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे, यहां से एज्यूम मीन ले लेंगे 3.5 और फिर क्या कर देंगे 1.5 माइनस 3.5 कितना बना माइनस। अब मल्टीप्लाई में उनको मजा आएगा, 18 2 सा 17 1 सा। ठीक है, कितना इजी हो गया यार, 17 को 1 से करना पड़ रहा है, पहले 2.5 से करना पड़ रहा था, करो वेट करके 2.5 से, 24 को 3.5 से इंटू करना पड़ रहा था, अब तो 0 से करना पड़ रहा है। तो उनको सिखाया जाता है कि तुम्हारे लिए वरदान है। अब बात तुम्हारी करूं तो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, तुम तो खुद वरदान लेकर बैठे हुए, तुम तो शुरू हो जाओगे, अरे 1.5 को इंटू करना 18, अरे सर कोई सा भी नंबर दो, √18 से करो, √18 से। मैं कहा नहीं रहने भाई, है ना, इतना खतरनाक खेल मुझे पता है तो सब कर लेगा, अपना बच्चा कुछ भी कर लेगा, कैलकुलेटर उसके हाथ में। ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब फॉर्मूले के रूल समझ में। हाँ बेटा बोलो, किसी में भी अज्यूम कर सकते। हाँ, अरे तो मिड वैल्यू क्या है, लड़का कह रहा है आपने मिड वैल्यू में से अज्यूम किया था, तो मिड वैल्यू क्या है, इसमें से अज्यूम नहीं कर सकता ना बेटा, एक नंबर कैसे अज्यूम करूं। ठीक है, इसलिए अपन मिड वैल्यू में से कोई नंबर लेते हैं। और अज्यूम मीन के बारे में ऐसे एक बात बता देता हूं तुम लोग ज्ञान पर्पस के लिए। अज्यूम मीन जो है ना, वो अगर मान लो जैसे अभी यहां पर मैंने अज्यूम किया 50, मैं अगर 25 या 35 अज्यूम करता तो भी आंसर यही आता कि 23। हाँ आता, 50 अज्यूम करता तो 50 नहीं आता, यहां 50 है ही नहीं और 50 अज्यूम कर लूं तो आ जाता। जो मन में आया एज्यूम करो, तुम्हारे गाड़ी के नंबर करो चाहे मोबाइल के नंबर करो, आंसर तो 23 ही आएगा। समझो ना कॉन्सेप्ट, जो नंबर यहां माइनस कर रहे हो उसी को तो प्लस कर रहे हो, असर खत्म, असर खत्म का यही तो मतलब होता है। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो, 100 ले लो तो 100 भी हो जाए, अरे 100 लो, तुम्हारे मन में आया जो लो, कोई भी तुम्हारा फेवरेट नंबर हो वो ले लो, तुम्हारी पापा की इनकम ले लो, तुम्हारे मन में आया जो ले लो, कहता रहा हूं जो मन में आया ले लो, मेरी इनकम ले लो 5-10 हजार जो भी है, उससे भी आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ नहीं पागल है क्या, नियर अंबानी, अंबानी के जस्ट करीब हूं मैं तो। हाँ लो चलो बढ़ लो बेटा। हाँ 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 हंस मत बेटा, ऐसे मजाक में थोड़ी हंसते इतने बड़ी वाली में। चलो अब ध्यान से देखना मेरी बात, सुनो, जो मन में आए लो, आंसर तो 23 ही आएगा। ठीक है, तो सर अपन 50 से 100 क्यों लेते? ए का नाम क्या है, हर चीज का लॉजिक होता है, ऐसे कोई चीज थोड़ी होती है कि भाई अपन सेंटर में से कोई ऐसे नंबर ले रहे हैं। ए का नाम है एज्यूम मीन, और हमें पता है मीन जनरली सेंटर में से आता है, तो जब हमें कोई अज्यूम करने का बोलेगा कि अज्यूम कर ले निकालने से पहले ही, तो हम कौन सा अज्यूम करेंगे, जनरली सेंटर का ही कोई नंबर, या तो 15 या 25। देखो ना मीन क्या है, आया ना सेंटर के वहीं का नंबर, समझे। इसीलिए अज्यूम मीन में जनरली बीच का नंबर अज्यूम करते हैं। ऐसे नहीं मैंने तुम्हें सिखा दिया कोई भी नंबर ले लो चल जाएगा काम, तो तुमने कहा 100 ही ले लूंगा, 100 बड़ा अच्छा है, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करना, है ना। यहां तुम लोग पागल की तरह 10 ले लो, 10 ले लो और पिक्चर बन जाए तुम्हारी कम होने की बजाय। ओ 1.5 माइनस 10 करो क्या आएगा। हाँ अभी तो इसको इंटू करना पड़ रहा था, अब 8.5 को इंटू करना पड़ रहा है, गई भैंस पानी में, और भैंस इतनी तेज जाएगी पानी में दिखेगी भी नहीं तुम्हें। ठीक है, तो ये बात याद रखना, कॉन्सेप्ट समझना। कोई भी चीज आ रही है तो क्यों आ रही है, कोई भी चीज लेना है तो क्यों लेना है, ए का मतलब क्या है, ए का नाम अज्यूम भी रखा है। अज्यूम कहां से करोगे, जब तुम्हें पता है वैल्यू सेंटर से आती है तो अज्यूम भी वहीं से करो ना। इससे तुम्हें छोटी कक्षा में सिखाया जाता था क्या, कि अज्यूम मीन जनरली सेंटर की वैल्यू ले। खैर अभी तुम्हारे एग्जाम में निकालने का, कैलकुलेट करने का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जो भी सिखाया तुम्हें, जो भी चीज यहाँ सिखाई गई
ये कुछ क्वेश्चन भी नहीं आएगा एग्जाम में, तो काय को सिखाई गई। और तुम्हें थोड़ी आएगा कैलकुलेट करने का, तुम बैठ के मस्त कैलकुलेट कर रहे हो, ऐसा 10 20 लिख रहे हो, और आ भी जाए तो छोड़ के आना है क्वेश्चन। अरे तुम्हें क्वेश्चन करने का 1.2 मिनट मिलता है, 1.2 मिनट। 120 मिनट के अंदर 100 मार्क्स का पेपर करना होता है, 120 मिनट में 100 मार्क्स, 1.2 मिलता है ना। वेरी गुड बेटा। 5 मिनट ले लोगे तो इस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट, पागल हो तुम लोग। 1.2 मिनट मिलता है तुमको, 5 मिनट लेंगे केवल। हाँ, स्पीड से कैलकुलेटर में तुमसे हो जाता है। सिखाऊंगा कैलकुलेटर चलाना, सिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। पागल हो गए तुम लोग। कैलकुलेटर चलाना सिखाऊंगा। कैसे में जल्दी अपना काम हो जाता है तो अलग बात है। अपन ऐसे करने बैठ गए वहां एग्जाम में, पागल हो गए, टाइम पास करने बैठ गए, मिड वैल्यू ले रहे हो तुम यहाँ बैठ करके, फिर इंटू कर रहे हो। कोई बच्चा ये मेथड लगाने बैठ गया, उसको 2-3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको 2 घंटे कैसे निकालू मैं आराम से करूंगा, धीरे धीरे मस्त कर रहा है वेट करके, पूरे 2 घंटे उसने टाइम पास कर लिए। ऐसा थोड़ी करना है भाई, ठीक है। 40 से कर लेंगे, हाँ 50 से कर लेंगे पहले, हाँ तो 50 से रिजर्व बन गया, हाँ, उसके बाद करते रहना। लड़का कह रहा है 50 से कर लिया, अब हमें कुछ आता तो है ही नहीं, वैसे भी 50 ही बहुत बड़ी बात है, मान लो हमने कर लिया तो फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चन उठा लेंगे। लेकिन 50 के बाद भी क्वेश्चन आते हो तो भी मत उठाना यार, जो आ रहे हो तो करो, ठीक है। सिर्फ इतना समझ के करो कि तुम्हें इन क्वेश्चन में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो ज्यादा टाइम अपने पास नहीं होता, 1.2 मिनट होता है। अगर अपन 1.2 की जगह 2 मिनट भी ले ले तो फिर किसी क्वेश्चन को अपन को कम टाइम देना रहेगा, समझो बात को, ठीक है। या फिर हमें पता है कि हम 100 क्वेश्चन तो कर ही सकते, और मान लो मैं 80 कर सकता हूं, तो 20 इंटू 1.2, मेरी बात सुन लेना तुम लोग ध्यान से जो बोल रहा हूं, 20 इंटू 1.2, जब मुझे पता है कि मैं 80 क्वेश्चन कर सकता हूं तो 24 मिनट तो ऐसे ही बच रहे मेरे, सही है ना ये बात। भाई मैं 20 क्वेश्चन नहीं कर सकता मान लो, तो 20 क्वेश्चन के कितने हो गए इंटू 1.2, 24 मिनट हो गए ना, तो 24 मिनट तो मेरे ऐसे ही बच रहे। तो फिर तुम्हें किसी क्वेश्चन में टाइम देना हो तो दे सकते हो, समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, ये आएंगे तुम्हारे क्वेश्चन, मीन निकालो, तुम मीन निकालने बैठ गए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज वगैरह के क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर। अब ये सारा ज्ञान हो गया मीन का। यहां पर गैप इक्वल था क्या, गैप सेम था क्या, यहां पर गैप सेम गैप को यूनिफॉर्म भी बोलते, यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल। सुनना मेरी बात सुन लो, यूनिफॉर्म था ना गैप, तो तुम लोग ये मेथड यूज कर सकते हो, स्टेप डेविएशन यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म ही नहीं होगा तो डिवाइड करने में क्या लोगे, सॉरी यहाँ डिवाइड करने में 10 ले रहे ना अपन, यहाँ पर 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सब में गैप सेम है। जब गैप ही इक्वल नहीं होगा तो क्या लेंगे फिर यहाँ पर, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बढ़ू यहां से आगे, चल अब पढ़ लेते हैं बुक में क्या लिखा है। क्राइटेरिया फॉर आइडियल मेजर, बाहर में जाए क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है, मगर नहीं पढ़ेंगे। अरे अभी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। आइडियल मेजर कौन सा है, जब मेजर का ही ज्ञान नहीं तुम्हारे पास, मीन मीडियन मोड होते क्या है, कैसे आते हैं, तो आइडियल कैसे पढ़ा दो अभी सी। हाँ मैं तुम्हें, अगर मान लो तुम्हें कार की या मोबाइल की कोई नॉलेज नहीं है और मैं तुमसे पूछूं बता इस 4 में से कौन सा मोबाइल अच्छा है, तो तुम क्या बोलोगे, मुझे क्या पता कौन सा अच्छा है, मैंने तो यूज किया मोबाइल, तो देखे ही नहीं मैंने कभी, तुम मुझे दो मैं चलाकर देखूं तो मुझे पता पड़े कौन सा अच्छा है, ठीक है। तो अपन पहले मीन मीडियन मोड की शक्ल तो देख ले, होते क्या है ये, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इनकी, फिर अपन देखेंगे आइडियल मेजर कौन सा है। अरिथमेटिक मीन for a given set of observation the aim may be defined as the sum of all observation divided by the number of, कभी कभी किसी की डेफिनेशन फॉर्मूले के फॉर्म में होती है, जैसे गरीब अरिथमेटिक मीन की, इसकी डेफिनेशन फॉर्मूले के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, फॉर्मूले के फॉर्म में। तो क्या लिखा है कि अरिथमेटिक मीन डिफाइंड एज अ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करो, तो ये डेफिनेशन है एम की, ठीक है। जो कि कुछ भी नहीं है, उसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला लिख दिया x1 x2 जितने भी नंबर हो, अब हमें पता नहीं कितने नंबर है, जैसे हमारे एग्जांपल में 5 नंबर थे, पांचों को अपन ने ऐड कर दिया, डिवाइड बाय स्मॉल एन आएगा। जैसे हमारे डिस्क्रीट सीरीज में आएंगे तो n कौन सा बन जाएगा, कैपिटल, अभी स्मॉल चलेगा, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका है, स्मॉल एन की बात, कैपिटल एन की बात, मैं सारी बातें बताता रहता हूं, ये सारी बातें तुम्हें याद नहीं रहेगी, तुम लोग इन बातों को लिख लिया करो, ये इतनी सारी बातें याद नहीं रहेगी, ठीक है।
x1 x2 x3 कहां तक ऐड करूंगा, xn तक। मुझे पता नहीं है कितने नंबर है, तो मैं बोलता हूं n तक के नंबर है, डिवाइड बाई n। जैसे अभी मान लो 8 नंबर है, तो मैं 8वां नंबर को ऐड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, 8 से डिवाइड करूंगा। इसलिए अपन को नंबर पता नहीं होता, नंबर गिनती पता नहीं होती किसी की, तो गिनती को अपन n मानते हैं। अब स्टेट के अंदर कुछ चीजें, बेसिक चीजें सुन लो जो पूरे स्टेट में यूज होती है। कभी भी कोई वैल्यू पता ना हो उसको x मानते हैं, मैथ्स भी यही करता है, ठीक है। तो जब भी कोई वैल्यूज पता ना हो तो उसको x मानते हैं, और वो कितनी सारी वैल्यूज अपने पास गिनती पता ना हो तो n मानते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा n के फॉर्म में होता है। अब ये कौन सा फॉर्मूला लिख दिया भाई, हम तो सिंपल सादा जीवन उच्च विचार था हमारा, तो सिग्मा x अपॉन n तो हम समझ ही गए थे, ये कौन सी फसर कर दी। अब तुम लोग क्या करते हो, जितने भी x होते हैं सबको ऐड करते हो ना, पहले x को x1 बोलते हैं, दूसरे वाले x को x2 बोलते हैं, तुम सारे x को ऐड कर रहे हो, ये कर रहे हो ना। तो समझो मेरी बात, तुम लोग 1 से लेकर n तक के x को ऐड कर रहे हो, तो यहां ये लिखता है xi, क्या लिखता है, और i का मतलब अगर 1 है, i इज इक्वल टू 1 है, तो हमें x को कहां तक ऐड करना है, 1 से लेकर n तक ऐड करना है, समझ गए। इसलिए तरीका होता है लिखने का, समझे। 11वीं में तुम छोटे मासूम बच्चे हुआ करते थे, तो मासूम होने के कारण यह फॉर्मूला लिख दिया करता था, क्या, सिग्मा x अपॉन n, ठीक है, मासूम फॉर्मूला। अब तुम मैच्योर हो गए मासूम से, तो ये मैच्योर फॉर्मूला लिख दिया तुम्हारे सामने, ठीक। xi, अगर i की वैल्यू 1 है तो x क्या हो गया, x1। सिग्मा मतलब हमें ऐड करना है, हमने कहा कहां तक ऐड करना है, बोला टिल n तक ऐड करना है, तो हम ऐसे लिखते चले जाएंगे, टिल xn। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, इस तरीके, इसलिए ऐसा लिखते हैं ये लोग, इसलिए ऐसा लिखते हैं। और डिवाइड बाय तो पता ही है n, हाँ, डिनोमिनेटर के साथ खेल तमाशे नहीं करते, ये बड़ा प्यारा है ना। तो अब ये फॉर्मूला समझ में आया, ये और ये सेम ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा मैच्योर कर दिया इन लोगों ने, है ना, मासूम से। आ जा, अब एक लाइन है, इन केस ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्क्रीट सीरीज। कहीं पढ़ाया था इसने, हाँ, चैप्टर नंबर 13 में पढ़ाया था। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन सी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। और अगर सिंपल की जगह वर्ड लिखा हो ग्रुप, तो फिर वो कंटिन्यूअस सीरीज कहलाती है। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो तो डिस्क्रीट सीरीज, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंटिन्यूअस सीरीज। ये बात समझ गए भाई, बढ़ू यहां से आगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है f1 x1 f2 x2 f3 x3, है ना। और पहले f और x को इंटू करते, फिर दूसरे f और x को इंटू करते, ऐसे सबको इंटू करके ऐड करते, पहले f और पहले x को इंटू करते, दूसरे f और दूसरे x को इंटू करते, यही कर रहे हैं ना मन। हाँ, 10 2 20, 21 20, 30 को 3 से 4 से कर रहे थे, 40 को 3 से कर रहे थे, याद है ना, 20 20 120 120 ये आया था, 280 हो रहे थे। हाँ, तो ये समझ गए फॉर्मूला। इसको अपन लिखते हैं सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये आई लगा देता है मेरा भाई, ठीक है, क्या लगा देता है, आई। वहां पर अपन पढ़ते थे छोटी कक्षा में सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, सिग्मा f को कैपिटल N भी बोलती है, बात में तुम्हें बता चुका। आगे बढ़ जाओ। इन केस ऑफ ग्रुप, यानी कि अगर तुम लोग कंटिन्यूअस सीरीज हो तुम्हारे सामने, ऑल्सो वी में यूज सेम फॉर्मूला, ये 14.1.2 ये तो यूज करेंगे, दोनों का फॉर्मूला सेम ही तो लिखा था मैंने, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का। देख लो, ये डिस्क्रीट का फॉर्मूला है, कंटिन्यूअस का, डिस्क्रीट का भी यही है, कंटिन्यूअस का भी यही, दोनों का सेम ही है, ठीक है। However, in most cases, if the classification is 0 10 10 to 20 बराबर गैप हो, तो तुम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। हाँ, ये सी है ना, क्लास लेंथ। अपन लोग ने आई बोला, मैंने तुम्हें कहा था आई को सी भी बोल सकते हो,
ठीक है, ये लोग सी बोलते हैं, क्लास लेंथ को सी बोलती है, ठीक है। पहला इलस्ट्रेशन बहुत टिपिकल है यार, मतलब कैसे ही कराऊं, मेरे को खुद को ही नहीं आता। बोल रहा है नो वर्कर के तुम्हें वेजेस दे रखे, मीन निकालो, कैसे निकालेंगे यार? तुम लोग ट्राई करना आया तो मुझे बता देना। छोटी कक्षा में सीखते ना एवरेज प्रॉफिट, 5 साल के प्रॉफिट 5 को ऐड करो, 9 वेजेस से 9 को ऐड करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ तो सकते हैं, मगर इतने अच्छे कर्म तुमने किए भी नहीं है कि ये क्वेश्चन आ जाए। फिर भी अगर आ जाए तो ये मत समझना तुमने किए अच्छे कर्म, है ना। ये तुम्हारे दादा परदादा पिताश्री, है ना, उनके कर्म तुम्हें मिल रहे हैं। तुम सोचो अच्छा हाँ सर ने कहा अच्छे कर्म तो तुमने किए ही नहीं, मतलब मैंने किए। हाँ ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन खुद कर लेना घर पे बैठकर। कंटिन्यूअस सीरीज का मीन निकालना भी सिखाई दिया, मिड वैल्यू निकालना तुम्हें आता ही है। 44 से 48 49 इंक्लूसिव सीरीज है, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना अपन पिछले उसमें सीख चुके हैं। 0.5 माइनस 0.5 प्लस, पता है ना ये बात। क्या 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 बताऊंगा ना। हाँ नहीं आएगा ना, ये कुछ भी नहीं आएगा। अरे देखा तो सही ना यार, कॉन्सेप्ट के बिना कैसे मीन की प्रॉपर्टी पढ़ा दूं। आज मैं उनसे ऐसे बोलूं मीन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो तुम क्या बोलोगे मीन क्या होता है? चलो तो तुमने पढ़ रखा है छोटी कक्षा में, थोड़ी तुम ज्ञानी बैठे हो यहाँ पर कि सर छोटी कक्षा का पढ़ाओ सब याद है। चलो याद है, कोरिलेशन भी पढ़े थे 11वीं में, बताओ फॉर्मूला। कोरिलेशन नाम का एक चैप्टर पढ़े थे 11वीं कक्षा में आता था, बताओ फॉर्मूला किसी को याद हो? कोरिलेशन का साइन बता दो क्या है? साइन ही बतानी है उनको, आर होता है, ठीक है, यही पता नहीं है, कहां से बताएंगे? स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस आता था, रैंक वाला फॉर्मूला छोटी कक्षा में 11वीं में पढ़ते थे। अब 11वीं तो क्या होता है, सिर्फ 11वीं पढ़ते थे क्या? कौन सी बात कर रहा हूँ? हाँ 11वीं पढ़ते थे क्या? मुझे पता ही नहीं है ना। अपनी तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो अपनी प्रोग्रामिंग की गई है उसमें 11वीं पढ़ते थे क्या? पढ़ना तो कुछ रखा ही नहीं, 11वीं में पढ़ेंगे क्या? सर क्या बात कर रहे हो? बहुत से बच्चे कोचिंग ही ज्वाइन नहीं करते, बहुत से कर लेते हैं, उनको अगर गलती से ऐसे बोल दिया मैंने मुंह से गलती से निकल गया, पढ़ ले फेल हो जाए। फेल पास है सर, अपन पास है, टेंशन मत लो। इतने खतरनाक ये अधीनित बोल रहे हैं हमने पढ़ी है 11वीं, भयंकर ही पढ़ी इसने तो, ऐसी पढ़ी मतलब पूछो ही मत। मुझे मना करना पड़ा, बेटा इतनी थोड़ी पढ़ते हैं, इससे तो 12वीं पास हो जाएगा तू। तो फिर छोड़ा इसने, फिर 12वीं में छुट्टी करने लग गया। इतनी 11वीं पढ़ी। मेरी बात ध्यान सुनो तुम लोग, 11वीं की चीजें आती तो है, 11वीं की चीजें आती तो है, लेकिन हमें नहीं आती। इसलिए इसका काम है तुम्हें क्वेश्चन समझाना, मीन निकालना सिखाना। तो अगर तुम्हें किसी की प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाए और उसके बारे में ही पता ना हो तो अपन प्रॉपर्टी भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें क्या बोला, आज की क्लास बेसिक क्लास है, अपन ने बेस बनाया मीन के बारे में। अपन ने पूरे मीन को समझा कि भाई मीन क्या होता है, कैसे आता है, सेंटर में जनरली पाया जाता है, ये सब सीखे चीजें, ठीक है। तो ये मीन के बारे में ये निकाल रहा है। मैंने तुम्हें कहा एक वो है एक्सक्लूसिव है, इसको सिर्फ इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है। 44, ये 44 को में से 0.5 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 43.5। मेरा सवाल तुमसे ये, हाँ बैग बुक वगैरह रख देना क्योंकि तुम्हें पता ही है अब मैं क्लास बंद ही करूंगा, है ना। बेटा बाद में उसको ले जाना ग्रुप में, ठीक है, ये सब बता दे देना। चलो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं तुमसे 44 बन जाएगा 43.5, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे तो 44 अभी क्या है, क्लास लिमिट या बाउंड्री? 44 क्लास लिमिट है और जो 43.5 बनेगा उसे क्लास बाउंड्री बोलेंगे। मिड वैल्यू जो है वो लिमिट से आती है बाउंड्री से आती है? कि दोनों से आ जाती है? मिड वैल्यू 0.5 पीछे जाओ 0.5 आगे जाओ तो भी मिड में यही रहेगा। लेकिन क्लास लेंथ की बात करूं तो ये क्लास लेंथ है, 0.5 पीछे जाओ 0.5 आगे जाओ तो लेंथ बढ़ी या कम हुई या वही रही? बढ़ गई ना लेंथ। लेंथ का फॉर्मूला बाउंड्री से आता है और मिड वैल्यू का फॉर्मूला किसी से भी आ जाएगा, लिमिट से भी आ जाएगा, अभी भी सेंटर में यही है, और बाउंड्री से भी आ जाएगा, अभी भी सेंटर में यही है। तो 44 प्लस 48 डिवाइड बाय 2 करोगे तब भी यही मिड वैल्यू आएगी 46, ठीक है। और 43.5 और 48.5 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तब भी यही मिड वैल्यू आएगी 46। चलो
आगे बढ़ जाए, ये भी घर पे बैठ के सोल्व कर लेना, है ना। मम्मी से बोलना चाय वाई पकौड़ी पकौड़ी बना रहे तुम्हारे लिए, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है पागलों ने, ये आएगी एग्जाम में, और आया तो छोड़ देना, वो करना हो तो कर लेना भाई, नहीं पढ़ाऊँ मैं तो, पैसे वापस ले लेना, फीस वापस ले लेना। एम की प्रॉपर्टीज, अच्छा ऐसा टाइम हो गया एम की प्रॉपर्टीज बाकी है यार, पागल हो गया, नो वे, एक मिनट रुक जा। अगर सारी वैल्यू 13 हो तो मीन भी क्या आएगा 13, 13 13 13, तो मीन भी 13, सुरूर नहीं, मीन कह रहा हूं, ठीक है। सारी वैल्यू 15 तो मीन भी 15, सारी वैल्यू के तो मीन भी, अरे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है यार मीन मीडियन मोड, तो के रिप्रेजेंटेटिव भी क्या बनेंगे, के ही तो बनेंगे, हाँ समझ गए। शर्मा जी के घर में से किसी को उठाऊंगा तो वो भी कौन होगा, शर्मा जी तो होगा, वर्मा थोड़ी हो जाएगा वो, ठीक है। अभी शादी की बात नहीं कर रहे, वर्मा तो उठा के तुम शादी करा दो उसकी वर्मा से, तो वापस बोलते, ध्यान से मेरी बात सुनना। सारी वैल्यू के तो मीन भी क्या आएगा, मीडियन भी क्या आएगा, मोड भी क्या आएगा, सिंपल सी बात है यार। अरे हार्मोनिक मीन भी क्या आएगा, जो वेक्टिंग मीन भी क्या आएगा, सारी वैल्यू के होगी तो के रिप्रेजेंटेटिव के ही तो बनेगा, थोड़ी एक्स बन जाएगा सबका रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो कौन से समझ में आया, ये पहली प्रॉपर्टी है, सारी वैल्यू के तो मीन भी के। फिर ये दूसरी प्रॉपर्टी आई, बस दूसरी बढ़ा देता हूं फिर छोड़ देता हूं। ये कह रहा है कि अगर मीन है मीन, तो तुमने क्या किया, अगर तुमने इन सारी वैल्यू में से मीन माइनस कर दिया, एक्स में से अगर तुमने मीन माइनस कर दिया, हमने कहा करके देखते, -30 -30 -30 -30 -30, हमने कहा करके देखते, एक्स माइनस मीन करके देखते, तो हमने देखा -20 -10 0 10 20, तो ये कह रहा है ऐड करने में 0 ही आएगा हमेशा, सही है क्या, यानी ये कह रहा है कि सिग्मा एक्स माइनस मीन इज ऑलवेज 0, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई मीन की, हमेशा क्या आएगा 0, ऐसा बोल रहा है ये, सुन रहे हो सारे लड़की, क्यों आएगा भाई 0, क्यों आएगा हमेशा, क्यों आएगा 0, इन सबको ऐड किया तो क्या आया 150, इन सारे 30 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 150 माइनस 150 0 ही तो आएगा, ये क्या हमारे साथ मस्ती कर रहा है, समझे मैं क्या कह रहा हूं, वापस बोलता हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं 10 माइनस 10 क्या आएगा, तुम कह रहे हो नहीं सर ऐसे माइनस मत करो, मैं कैसे करूं, इसके टुकड़े करो, मैंने कर दिया इसके 5 5, इसके कर दिए 6 4, इसको माइनस कर लो भाई, ये आएगा -1, ये आएगा +1, कर लो अभी भी 0 आएगा। तो एक काम करो 3 टुकड़े करो, मगर 3 टुकड़ा कर देते, 2 2 और क्या लिखूं 6, 1 3 क्या लिखूं 5, अभी भी सही आएगा, कर लो माइनस भाई, ये आएगा 1 -1, ये 0, अभी भी आएगा 0, समझे। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई, एक्स में से सारे मीन को माइनस करोगे तो 0 आएगा, टोटल करने पे तो 0 ही आएगा ना भाई, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। कौन से समझ में आया, सिग्मा ब्रैकेट में एक्स माइनस मीन इज ऑलवेज, ये प्रॉपर्टी याद रखना अच्छे से, ठीक। आज के लिए इतना, बाबा टेक केयर, आपका दिन मंगल में, खोल दो बेटा, एक शायरी हो जाए।